दर्जनों देशों के लोग, 50 से ज्यादा जहाज और एक ही मिशन, गजा की घेराबंदी को तोड़ना और वहां के भूख से तड़पते लोगों तक मदद पहुंचाना। क्या ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला वाकई गजा के लिए उम्मीद की आखिरी नाव है या ये सिर्फ एक और सियासी तूफान है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज की दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक लड़ाई में समुद्र फ्लोटिला नाम का ये काफिला क्या कुछ बदल सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी क्लियर कट में। क्या एक छोटे जहाजों का काफिला इजराइल की भयानक बमबारी के बीच गजा की त्रासदी में घिरे लोगों के लिए उम्मीद की नाव बन सकता है? जी हाँ, शायद गजा के मानवीय हालात की खौफनाक तस्वीरें देख समंदर में उतरे इस बेड़े ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। समुद्र फ्लोटिला नाम का ये बेड़ा अब इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन क्या ये जहाज गजा को भुखमरी से बचा पाएंगे? क्लियर कट में जानेंगे इस मिशन की अनसुनी कहानी जिसने दुनिया की कूटनीति का रुख बदल दिया है। समुद्र फ्लोटिला क्या है और इसका मकसद क्या है? समुद्र फ्लोटिला कोई सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय मिशन है। समुद्र का मतलब होता है दृढ़ता या अडिगता और फ्लोटिला का मतलब है छोटे जहाजों का बेड़ा। तो ये समुद्र फ्लोटिला 50 से ज्यादा नागरिक जहाजों का एक बेड़ा है जिसमें 44 से ज्यादा देशों के कार्यकर्ता, डॉक्टर, पत्रकार और मशहूर हस्तियां शामिल हैं। इस मिशन का मकसद गजा पर लगी इजराइल की 18 साल पुरानी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ना, मानवीय सहायता पहुंचाना और लोगों द्वारा संचालित एक गलियारा स्थापित करना है। सितंबर 2025 की शुरुआत में ये फ्लोटिला यानी छोटे जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में एक साथ जमा हुआ। इस मिशन का आयोजन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन, ग्लोबल मूवमेंट टू गजा, मगरिब समुद्र फ्लोटिला और समुद्र नुसानतारा जैसे संगठनों ने किया है। ये एक पूरी तरह से अहिंसक मिशन है जिसे इसके आयोजकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध बताया है। हालांकि इसकी यात्रा शुरू होते ही इस पर संदिग्ध ड्रोन हमले हुए और इजराइल ने इसे रोकने की कसम खाई है। समुद्र फ्लोटिला के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जब सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नाकाम हो जाती हैं तब हम जैसे आम लोगों को आगे आना पड़ता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये गजा की उस आवाज का प्रतीक है जो पूरी दुनिया में सुनी जानी चाहिए। क्या ये भूखमरी और युद्ध से गजा के बेघर लोगों को बचा पाएगा? संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि गजा में कुल 23 लाख लोगों में से 85% लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी पलायन कर चुके हैं। यूएन समर्थित आयोग ने अगस्त 2025 में साफ कहा था कि गजा में अकाल के लिए इजराइल जिम्मेदार है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम कहते हैं, गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ये मानवीय आपदा है। यूनिसेफ के मुताबिक 1,10,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 17,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रमुख सिंडी मैककेन ने हाल ही में कहा था कि गजा में हर तीसरा बच्चा गंभीर कुपोषण से जूझ रहा है, तत्काल मदद जरूरी है। यानी गजा में हालात काफी गंभीर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये छोटे छोटे जहाज इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? दरअसल ये फ्लोटिला सिर्फ एक प्रतीकात्मक मिशन नहीं है, बल्कि ये लोग अपने साथ टनों के हिसाब से खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें लेकर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बेड़ा अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? समुद्र फ्लोटिला को शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ट्यूनीशिया के तट के पास ये काफिला संदिग्ध ड्रोन हमलों का शिकार हुआ। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो इस काफिले को किसी भी हाल में गजा तक नहीं पहुंचने देगा। इजराइल ने इसे रोकने के लिए नौसैनिक अभ्यास भी किए हैं। वो इसे हमास से जुड़ा एक उकसावा बताते हैं, जबकि मिशन के आयोजकों ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हम केवल राहत और शांति के लिए निकले हैं। अभी 2010 के मावी मरमरा कांड की वो यादें भी ताज़ा हैं जब इजरायली हमले में 10 कार्यकर्ता मारे गए थे। ऐसे में इस फ्लोटिला का गाजा तक पहुंचना ही
अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन ने चेतावनी दी है कि अगर फ्लोटिला पर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यूएन की बैठक पर इसका क्या असर हुआ है, उस पर भी बात करें तो समुद्र फ्लोटिला की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये ठीक उस वक्त रवाना हुआ जब संयुक्त राष्ट्र में 80वीं महासभा का सत्र चल रहा है। इस सत्र में 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने पर एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। समुद्र फ्लोटिला ने यूएन की इस बैठक के दौरान कई तरह की हलचल पैदा की है। पहले तो कार्रवाई की मांग। फ्लोटिला ने गजा के मानवीय संकट को सीधे दुनिया के नेताओं की नजरों के सामने ला दिया है। कार्यकर्ता और समर्थक देश अब सिर्फ राजनयिक मान्यता से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरे, इजराइल की नीतियों पर सवाल। इस फ्लोटिला ने इजराइल की नाकेबंदी नीतियों पर फिर से दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है, खासकर तब जब संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तीसरे, कूटनीतिक विभाजन। जिन देशों के नागरिक इस फ्लोटिला में शामिल हैं, जैसे स्पेन और इटली, उन्होंने उन्हें राजनयिक सुरक्षा देने की पेशकश की है। वहीं कुछ अन्य देशों ने इसमें शामिल होने पर अपने नागरिकों को चेतावनी भी दी है। ये फ्लोटिला दिखाता है कि जब सरकारी कूटनीति धीमी पड़ जाती है तो आम लोग अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यूएन में अब तक 156 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ताजा बयान है कि फिलिस्तीन राज्य की मान्यता अब केवल नैतिक जरूरत नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता बन गई है। समुद्र फ्लोटिला की टाइमिंग ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है और गजा की मानवीय स्थिति को यूएनजीए के केंद्र में ला दिया है। विश्व नेताओं पर इसका क्या असर है, अब उसकी भी बात करें तो ये फ्लोटिला दुनिया के नेताओं के लिए एक बड़ा राजनयिक और राजनीतिक दबाव बन गया है। फिलिस्तीन पर समर्थन करने वाले देशों के लिए फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उन पर अब ये साबित करने का दबाव है कि उनकी ये कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। अगर इजराइल फ्लोटिला को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करता है तो इन देशों की प्रतिबद्धता की परीक्षा होगी। स्पेन, इटली जैसे देशों ने इस मिशन में शामिल अपने नागरिकों को राजनयिक सुरक्षा दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि हमारे नागरिकों का मानवीय मिशन हमारे समर्थन का हकदार है। अमेरिका के लिए ये स्थिति बेहद जटिल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव है कि वो सिर्फ बयानबाजी ना करे बल्कि गजा के लिए ठोस कदम उठाए। इजराइल के लिए ये काफिला एक सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती है। समुद्र फ्लोटिला ने 2 राष्ट्र समाधान पर अमेरिका की पुरानी नीति को चुनौती दी है, जो इजराइल की सहमति के बिना इस समाधान का विरोध करता रहा है। गजा में बिगड़ते हालात को फ्लोटिला ने उजागर किया है, जिससे ट्रंप प्रशासन पर इसके एक निर्णायक समाधान के लिए दबाव बढ़ा है। ये एक बड़ी दुविधा है। अगर वो ताकत का इस्तेमाल करके फ्लोटिला को रोकते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इसे जाने देते हैं तो ये उनकी नाकेबंदी का कमजोर होना कहलाएगा और एक राजनयिक हार मानी जाएगी। इस मामले में अगर भारत और दक्षिण एशिया की भूमिका की बात करें तो भारत ने हमेशा 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है और 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, लेकिन समुद्र फ्लोटिला पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मानवीय सहायता का समर्थन करता है, लेकिन ये शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से होनी चाहिए। वहीं पूर्व राजदूत अमर सिन्हा का कहना है कि भारत को मानवीय संकट के समय तटस्थता छोड़नी चाहिए। दक्षिण एशिया के कई मानवाधिकार संगठन समुद्र फ्लोटिला के समर्थन में हैं, लेकिन सरकारें सतर्क हैं। समुद्र फ्लोटिला ने दिखा दिया है कि जब सरकारें असहाय हों तो नागरिक समाज आगे आता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक केनेथ रोथ कहते हैं, ये नागरिक अवज्ञा यानी चुनौती का एक कानूनी रूप है जो मानवीय संकट में उम्मीद बन सकता है। तो एक तरफ ये जहाज़ों का बेड़ा है जो नाकेबंदी तोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ कूटनीति की धीमी रफ्तार है। क्या शांति की जीत होगी? क्या समुद्र फ्लोटिला की जिद और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बढ़ता वैश्विक समर्थन एक स्थायी शांति ला पाएगा, या फिर दशकों पुराना ये संघर्ष
यूं ही जारी रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।